नेक्स्ट वीडियो चालू करने से पहले आपको बता दूं कि भाग 1 के वीडियो में कुछ अधूरा टिप्स था। आइए उसको पूरा करते हैं। मैं कहानी के माध्यम से संकेत दे रहा था कि रानी बग्गी लेके चल रही थी, पीछे जनता जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी भूख से व्याकुल उसके पीछे दौड़ रहे थे। उसके बाद रानी ने एक ही शब्द में कहा, अगर रोटी नहीं मिलती तो ब्रेड क्यों न खा लेते। बस जनता को यही बात सीधे हृदय पर लगा और इतना ही से जनता ने अपना फैसला स्वयं रानी के विरुद्ध अर्थात राजा के विरुद्ध एक ऐसी चक्रव्यूह रचा जिसमें पूरे फ्रांस को जला के रख दिया। और उसके बाद यह तथ्य यहीं पर समाप्त होता है। आइए हम भाग 2 में फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम थे? आखिर में फ्रांस की क्रांति के परिणाम में व्यक्त करने से पहले देखा जाए तो यहाँ की क्रांति के परिणाम निम्न रूपों में व्यक्त थे। वह कौन कौन से रूप थे? पहला था राजतंत्र की समाप्ति। फ्रांस की जनता जो चाहती थी वह मेन मुद्दा यही था कि 1789 ईस्वी की क्रांति में राजतंत्र का अंत कर दिया जाए। यद्यपि यह व्यवस्था अस्थायी नहीं हो सकी। राजा को गद्दी से हटाकर उसे मृत्युदंड दे दिया गया। फ्रांस में गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई। अर्थात कहने का मतलब है फ्रांस में जो राजशाही व्यवस्था थी उसको खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू की गई। उसके बाद दूसरा था प्रशासनिक व्यवस्था कहिए या एक रूपता। फ्रांस की क्रांति की एक महत्वपूर्ण देन ये भी थी कि इसमें प्रशासनिक राजनीतिक दृष्टिकोण से फ्रांस को एक इकाई में बदल दिया गया। अर्थात फ्रांस की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि प्रशासनिक ढांचे से और राजनीतिक धरोहर के द्वारा फ्रांस को एक नई इकाई में बदला गया। तीसरा है सामंती व्यवस्था। यह व्यवस्थाएं क्या थी? फ्रांस की क्रांति ने सामंती व्यवस्था का अंत किया जिसमें किसानों को सबसे ज़्यादा क्या मिला? फायदे हुआ, फायदे भी कह सकते हैं, और आराम भी मिला। सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो राजा के द्वारा कर लगाए जाते थे, वसूली की जाती थी, उसको खत्म किया गया। उसके बाद आता है नागरिक स्वतंत्रता की स्थापना। अर्थात नागरिकों जितने भी नागरिक थे वह फ्रीडम होना चाहते थे, आज़ाद। इसके लिए फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप नागरिकों की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया। कौन स्वीकार किया? वहाँ के राजा ने उसको स्वीकार करने पर भी नहीं मजबूर होता था। जनता जबरदस्ती उसको मजबूर कराया। नागरिकों को न्यायिक स्वतंत्रता मिली और यही नहीं, नागरिक स्वेच्छाचारी जीवन व्यतीत करने लगे। उसके बाद आता है समाजवाद का आरंभ होना। समाजवाद क्या है? फ्रांसीसी क्रांति ने समाजवाद का बीज रोपण तो किया, परंतु देखा जाए अमीर गरीब के भेदभाव को यहाँ पर मिटाया गया और मिटाने का प्रयास भी किया गया। अर्थात समाजवाद का आरंभ होने से पहले इस फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा अंत करने का सबसे मुख्य कारण यही था कि वहाँ पर ऊंच नीच, इसके साथ देखा जाए तो धर्म प्रथा और यहाँ तक कि अमीरी गरीबी की प्रथा को भी खत्म किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीयता की भावनाएं का उदय। राष्ट्रीयता की भावना का उदय।
1789 ईस्वी की क्रांति ने नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी और साथ ही देखा जाए पुरातन व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्थाएं लागू की गई। यह एक ऐसी व्यवस्था लागू हुई जिसमें अपने नेशनल अर्थात राष्ट्र के लिए एक ऐसी भावनाएं जागृत हुई जिसमें कहा जाए बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सभी के अंदर अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक सबसे बड़ा फैसला लिया कि आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं वह हमारे जैसे या हमारे जो पूर्वज थे उनके जैसे न जिए और न ही रहें और न ही एक राजतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिए। उनका एक ही मकसद था, वह था कि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी आए वह एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अधीन जिए जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी के अंडर न रहे। और उसके बाद नया हेडिंग है जिसका नाम है नया राष्ट्रीय कैलेंडर। यह क्या है? जिसमें देखा जाए तो फ्रांस में नई कैलेंडर का भी क्या हुआ, प्रकाशित हुई। जिसमें देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर गणतंत्र की स्थापना हुआ। यह दिन था 22 सितंबर 1792 में। इसको लागू भी किया गया और इसको लागू करने का मुख्य कारण यही था कि नई जनता के सामने अर्थात जो जनता थी वह एक राजतंत्र से निकल के लोकतंत्र में जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी के पश्चात जनता के लिए अलग से क्या एक ऐसे कैलेंडर भी प्रकाशित किया गया कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस कैलेंडर के माध्यम से जाने कि यह हमारी आज़ादी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। उसके बाद वाणिज्य की व्यापार में वृद्धि। फ्रांस की क्रांति का सबसे अन्य वृद्धि हुई, उसमें प्रमुख वृद्धि थी वह व्यापार में वृद्धि। व्यापार में देखा जाए तो यहाँ पर चाहे उच्च वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, सभी को फायदे हुए। सभी अपने इच्छा अनुसार व्यापार करते थे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। यहाँ तक कि राजा को एक का उस पर अधिक कर नहीं देना पड़ता था। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। जो प्रभाव पड़ा वह निम्न रूपों में है। पहला है जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी में देखा जाए तो 300 राज्यों का गठन किया गया। पोलैंड पर प्रभाव, इंग्लैंड पर प्रभाव, यूरोप पर प्रभाव, यहाँ तक कि देखा जाए इटली पर प्रभाव। कहने का मतलब है जहाँ पर भी फ्रांस की जो घटनाएं घटी उसको देखकर पूरे देश में जैसे आग लगता है उसी प्रकार पूरे देश आश्चर्यचकित हो गया। और देखने के बाद स्वयं ही वहाँ की जनता जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, यूरोप, उसके बाद भारत, इटली जैसे देशों में देखा जाए तो वहाँ के नियमों का पालन करना चालू कर दी। कहाँ के नियमों का? जैसे फ्रांस में जो घटना घटी, जनता अपनी इच्छा अनुसार फैसला उठाई कि मैं अभी तक जो भी मेरा जीवन व्यतीत हुआ वह दूसरे के अंडर में व्यतीत हुआ। उसके बाद आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी नए जीवन के लिए व्यतीत करने से पहले अपने बारे में सोचे और अपने आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी के लिए समझे। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।